हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है अनोखा छाता। यह एक हिंदी कहानी है। रविंद्र एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपने पिता रवि और माता पिंकी के साथ रहा करता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। पिंकी, आप आ गए। आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? रवि, आज तो जंगल में लकड़ियां ही नहीं मिली। थोड़ी सी मिली है बस, उससे भला बाजार में क्या दाम मिलेगा? पिंकी, आप चिंता क्यों करते हो? सब दिन एक से नहीं होते। इतने में रविंद्र भागता हुआ आता है और पिंकी के गले लग जाता है। रविंद्र, माँ, देखो मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। पिंकी, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। रविंद्र, पापा, प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी है। रवि, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ने के लिए? रविंद्र, 2 दिन बाद जाना है। पिंकी, पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है ना, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज उस गांव तक जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे सकें। रवि, अभी तो 2 दिन बाकी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर रवि को नींद नहीं आती क्योंकि उसे पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। रवि नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका बेटा अच्छे स्कूल में ना पढ़ सके। रवि, वैसे तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब जब उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मुकाम हासिल किया है तो फिर भला मैं उसे पढ़ा भी नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पर हाथ रखे बैठकर कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना ही होगा। अगली सुबह रवि अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया और वहाँ उसे ज्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली। बस वही थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आया। फिर जब वह बाजार से वापस आ रहा होता है तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी, बेटा, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही जेब में कोई पैसा है। जिससे भी भीख मांगने गया उसने चिल्लाकर फटकार कर मुझे वहाँ से भगा दिया और रात भी बहुत हो गई है। कुछ पैसे हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। रवि, मन में, मेरे पास तो इन लकड़ियों को बेचकर केवल 2 ही रुपए आए हैं। इनसे भला मेरा क्या होगा? लेकिन कम से कम इस गरीब इंसान का पेट तो भरेगा। मैं यह 2 रुपए इसी को दे देता हूँ। मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूंगा। रवि 2 रुपए उस भिखारी को दे देता है। भिखारी, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वह एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। रवि, मैं समझा नहीं। भिखारी, समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। यह कहते हुए भिखारी वहां से चला जाता है। रवि खाली हाथ घर वापस जाता है और अभी भी वह यही सोच रहा था कि रविंद्र के लिए पैसे कहां से लेकर आऊं। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि, हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। ऐसा लग रहा है कि साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। पिंकी, कल रविंद्र को पास वाले गांव में पढ़ने के लिए जाना है और यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास तो छाता भी नहीं है जो हमें इसे दे दे। पूरी रात पानी बरसता रहा। पानी रुकने की आस में पिंकी और रवि रविंद्र के साथ बारिश होते हुए देखते रहे, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तभी रवि को उस भिखारी की बात याद आई। वह तुरंत उठ गया। पिंकी, क्या हुआ? तुम अचानक इस तरह क्यों उठ गए? रवि, तुम आराम से सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। पिंकी और रविंद्र अंदर जाकर सो गए और रवि ने पूरी रात जागकर एक लकड़ी की छतरी बनाई और सुबह रविंद्र को देते हुए कहा, रविंद्र,
यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए यह लो छतरी। मेरे पास कुछ लकड़ियां बची थी, उनको छीलकर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई है। यह तुम्हें इस बारिश से भीगने से बचाएगी और तुम बिना भीगे स्कूल जा सकोगे। रविंद्र, पर पिताजी यह तो लकड़ी की छतरी है। रवि, हाँ बेटा, मेरे पास जो था वह मैंने तुम्हें दे दिया। रविंद्र, यह तो बहुत ही सुंदर लग रही है। रविंद्र उस छतरी को उठाता है और स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेता है। जब रविंद्र छतरी लेकर गांव से निकला तो आसपास के लोग उसकी छतरी को देखने लगे और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। रास्ते में हर्ष और संदीप नाम के दो लड़के सुंदर सुंदर रंगों की साधारण छतरी लिए हुए बारिश के नीचे खड़े थे। हर्ष, अरे अरे देखो, रविंद्र के पास लकड़ी की छतरी। संदीप, इसके पास तो छतरी है ही नहीं, इसे तो बस किसी तरह काम चलाना है। हर्ष, यह देखो मेरी छतरी कितनी सुंदर है, इसके रंग देखो और इसके ऊपर बनी पेंटिंग देखो, पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे, इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। हर्ष, हाँ, मेरे पिताजी को भी उनके जन्मदिन पर उनक एक दोस्त ने गिफ्ट किया था और पापा जी ने अब मुझे दी है। बारिश में काम तो आ रही है। संदीप, एक काम करते हैं, बारिश में इस रविंद्र को परेशान करते हैं। हर्ष और संदीप छतरी लिए रविंद्र के पास जाते हैं और उसे उस लकड़ी के छतरी के बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं। हर्ष, अरे मैंने सुना है मास्टर जी ने तुम्हें पास के गांव में पढ़ने के लिए जाने को कहा है। संदीप, हाँ, इसका दूसरे स्कूल में तबादला हो गया है। हर्ष, अच्छा, तो तू लकड़ी की इस छतरी को लेकर नए स्कूल जा रहा है। संदीप, इसकी औकात भी है, नए स्कूल में पढ़ने की, एक नया छाता तो लिया नहीं जाता, जाएंगे नए स्कूल में पढ़ने के लिए। संदीप और हर्ष रविंद्र को बहुत कुछ सुना देते हैं और तभी तेज तूफान आता है और संदीप एवं रविंद्र की सुंदर सुंदर साधारण छतरियों को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। रविंद्र, अरे तुम्हारी विदेश की छतरियां तो कौआ बन गई। यह विदेश से आई थी पर यह हमारे देश के आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। हर्ष, रवि, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। संदीप, रविंद्र, तुम्हारी छतरी तो हवा से उड़ेगी भी नहीं और ना ही उसमें पानी टपकेगा, हमें अपनी छतरी में ले लो ना। रविंद्र को उन पर दया आ गई और उसने अपनी छतरी में उनको आने दिया। हर्ष, हमें माफ कर दो रविंद्र, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया पर तुमने फिर भी हमें अपनी लकड़ी की छतरी में आने दिया और हमें भीगने से बचा लिया, नहीं तो हम पूरे के पूरे भीग जाते और बीमार पड़ जाते। रविंद्र, यह तो मेरा फर्ज था, अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। रविंद्र अब हर्ष और संदीप को उनकी जगह पर छोड़कर अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। आगे जाकर वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां पर बहुत पानी भरा हुआ था और कोई नाव भी नहीं थी। रविंद्र, अरे यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है, मैं नदी पार कैसे करूँगा। नदी के पास पहुँचते पहुँचते बारिश भी रुक चुकी थी। तभी वह अपने छाते को उल्टा करके नदी में डाल देता है और उसे एक नाव के रूप में प्रयोग करता है। रविंद्र, ये छतरी मेरे लिए नाव का काम भी करेगी, मुझे किसी भी हाल में स्कूल पहुंचना ही होगा, अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। रविंद्र अपनी छतरी में बैठ गया और अपने हाथों से पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ गया। छतरी उसके इशारों के अनुसार आगे बढ़ते गई। फिर रविंद्र थोड़ी देर बाद पास के गांव में पहुंच गया। रविंद्र, इस छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूं, पर यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही और तेज धूप निकली हुई है, इसमें भी यह मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी। वह अपनी छतरी को ऊपर कर लेता है और धूप से रक्षा करने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं
जिन्हें वो अपनी छतरी के नीचे आने देता है और उन्हें उनके स्थान पर छोड़ते हुए आगे स्कूल की तरफ बढ़ता रहता है। धीरे धीरे रविंद्र स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी स्कूल की हेड मास्टर से मुलाकात होती है। हेड मास्टर: अरे वाह रविंद्र, तुम तो इतनी तेज बारिश में भी निश्चित समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी यह लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। रविंद्र: मेरे पिताजी ने बनाकर मुझे दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नई छतरी ले सकता, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से यह लकड़ी की छतरी बना दी। हेड मास्टर को लकड़ी की छतरी इतनी पसंद आई कि वह सोनू के साथ उसके घर पहुंच गए और रविंद्र की प्रशंसा करते हुए बोले, रविंद्र जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही दिमाग भी बहुत चलाता है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। हेड मास्टर: मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी देना चाहूँगा। रवि यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उससे छतरी बनवाने के लिए आने लगे। रवि बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी यह लकड़ी की छतरी लोगों की चहेती बन गई है। रविंद्र: पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा तो क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? मेरे जरिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ है और यह छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इससे आपको एक नया व्यापार करने का भी मौका मिला है। रवि: अगर उस भिखारी ने मेरे हुनर का मुझे विश्वास नहीं दिलाया होता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। रवि अब हर रोज मेहनत करके 100 से भी ज्यादा लकड़ी की छतरियां बनाता और उन्हें सुंदर रंगों से भी पेंट करता। बाजार जाकर बेचने पर उन छतरियां का बहुत अच्छा दाम मिलता, जिससे रवि अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसके इस व्यापार में उसकी पत्नी और उसका बेटा भी हाथ बटाते रहते। अब रवि का पूरा परिवार इस काम से खुश था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।